हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर माइकोप्लाज्मा और मॉलिक्यूल्स पे है, क्योंकि इन्हें जो है मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, तो इसलिए। और इस लेक्चर में हम लोग जो है ये क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, किसने इनको फर्स्ट टाइम खोजा, ओके, इनका नाम माइकोप्लाज्मा कैसे पड़ा और इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक हैं, इनका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है और इनका जीनोम कैसा है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं और साथ ही कैसे ये जो ह्यूमन सेल्स हैं वहाँ पे ये कैसे उसकी सेल के अंदर पहुँचते हैं, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी लेंगे। ओके, और साथ ही इनकी पैथोजेनिसिटी, कितनी वैरायटी है इनकी और साथ ही कितनी तरह की बीमारियाँ ये फैलाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो माइकोप्लाज्मा है इनको मैंने बताया कि इनको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और इसके साथ ही इनको सेल वॉललेस बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ओके, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये एक तरह के बैक्टीरिया हैं और लैटिन में जो मॉलिस है उसका मीनिंग है सॉफ्ट और क्यूटिस का मीनिंग है स्किन। इसका मतलब ये सॉफ्ट स्किन रखने वाले जो है बैक्टीरिया हैं। ओके, अब स्किन से ये मतलब नहीं कि हमारी तरह की स्किन होगी इनमें। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली किस तरह के ये दिखाई देते हैं वो यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाई गई हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की बैक्टीरिया है। तो देखो, जो पहला वाला जो फिगर है या पिक्चर है उसमें लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ओके, तो ये माइकोप्लाज्मा होमिनिस की स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी पिक्चर दिखाई गई है कैसा ये वास्तव में दिखता है। इसके बाद ऊपर ही जो बीच में जो फिगर है सेकंड नंबर, तो उसमें आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ओके, यानी कि ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई इसकी ये लेयर है और इसके बाद आपको इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पिंक कलर का दिखाई दे रहा है और सेंटर में आपको इसमें डीएनए दिखाई दे रहा है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, और आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं है। ओके, तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ब्राउन कलर से आप देखेंगे ये राइबोसोम्स दिखाए गए हैं, साथ ही इसमें आपको आरएनए भी बीच बीच में रेड कलर का आपको दिखाया गया है। ओके, और जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रोटीन रिच सॉल्युबल उसमें कंटेंट वो भरा रहता है। तो आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह की सेल वॉल आपको नहीं दिखाई गई है, यानी कि इसमें सेल वॉल है ही नहीं। तो जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें या सेल मेम्ब्रेन कह लें जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है तो इस वजह से ये डिफरेंट शेप्स के ये पाई जाते हैं। इसी वजह से प्लियोमॉर्फिक के शेप्स ये शो करते हैं, ये फॉर्म्स इनमें पाए जाते हैं, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। ओके, तो इस वजह से वैरायटी ऑफ शेप्स इनमें देखने को मिलते हैं। फिर आप देखिए थर्ड वाले फिगर में आपको दिखाया गया ये माइकोप्लाज्मा निमोनी। ओके, तो ये जो है एक इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला, ह्यूमन में डिजीज़ क्रिएट करने वाला उसके लंग्स में एक ये पैथोजन है और यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखाई गई है। आप यहाँ पे इसको कोकी फॉर्म एंड बैसिलाई फॉर्म में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर नीचे वाली पिक्चर में फिर से आपको इसकी वैरायटी वही कोकी फॉर्म एंड बैसिलाई फॉर्म और इसके अलावा और भी इसकी ब्रांच टाइप फॉर्म भी आपको दिखाई गई हैं। और इसके अलावा देखो बीच में लिखा है प्लूरल में हम माइकोप्लाज्मा को हम कहेंगे माइकोप्लाज्मास। ओके, और यह इसको माइकोप्लाज्मेटा भी कहा जाता है अगर आपको इसको प्लूरल में बोलना है, यानी कि बहुत सारे अगर माइकोप्लाज्मा हैं तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मेटा और माइकोप्लाज्मास। ओके, और इसमें देखिए फिर लास्ट में ब्लू कलर से एक और आपको पिक्चर दिखाई गई है, मलबरी शेप्ड कॉलोनीज ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनी। ओके, तो ये इस तरह का दिखाई देता है, इसका देखो मलबरी लाइक इसका शेप है, यहाँ पे ये आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर हैं, इसके शेप्स हैं जो माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे आपको फिर से माइकोप्लाज्मा का एक और पिक्चर दिखाया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन आप लोगों को इसमें दिख रही है। उसके अंदर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, इसमें किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं है, अंदर इसमें साइटोप्लाज्म भरा है, साथ ही इसमें सॉल्युबल आरएनए प्लस राइबोसोम्स एंड बीच में आपको इसमें सेंट्रली लोकेटेड या फैला हुआ इसमें आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, और इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसमें या दूसरे ऑर्गेनेल्स आपको इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है। ओके, तो इस वजह से चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानें। सो स्टूडेंट, जो माइकोप्लाज्मा है ये आपको पता है कि ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि ये खुद से रेप्लिकेट हो सकते हैं, अपनी ही तरह की प्रोजेनी को ये जन्म दे सकते हैं। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि किसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, तो वो थे पाश्चर। उन्होंने इनको 18th सेंचुरी में ही इन्होंने इसको एज ए कॉजेटिव एजेंट उन्होंने इसको स्टडी कर लिया था, और इसका नाम जो है दिया उन्होंने बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। ओके, और ये एक तरह की पल्मोनरी डिजीज थी जो कैटल्स में उन्होंने इसको देखा, और इसमें न्यूमोनिया की तरह के सिम्टम होने की वजह से इसका नाम दिया गया बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। ओके, और शुरुआती दौर में इसको पीपीएलओ के नाम से भी इसको जाना जाता था, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उस टाइम तक माइकोप्लाज्मा को अच्छे से स्टडी नहीं किया गया था, क्योंकि पाश्चर जो है इसको कल्चर करके इसके बारे में और फर्दर स्टडी वो इसको नहीं कर पाए। लेकिन 1898 में ई नोकार्ड और दूसरे साइंटिस्ट थे ई आर रॉक्स, इन्होंने इसको यानी कि प्लूरोनिमोनिया को ये लैब में स्टैब्लिश करके इसको आइसोलेट करके इसको कल्चर करने में ये कामयाब रहे, और उन्होंने ये बताया कि इसको हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको लैब में इसको ग्रो कर सकते हैं, और इनमें किसी भी तरह के सेल्स नहीं पाए जाते हैं, उन लोगों का कहना ये था। ओके, और इसके बाद इस जीनस का नेम जो है एस्टेरोकोकस माइकॉइड से इसको नाम दिया बोरेल एट ऑल ने 1910 में। ओके, और इसका जो जेनरिक नेम है वो माइकोप्लाज्मा, और इसे जो है नोवाक ने 1929 में दिया, क्योंकि उन्होंने इसको फंगी लाइक इसका अपीयरेंस देखा, तो इस वजह से इन्होंने इसको नाम दिया माइकोप्लाज्मा। फिर 1967 में एडवर्ड एटॉल, यानी कि इनके साथ में एडवर्ड के साथ में और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया, और उन्होंने ये प्रपोज किया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इनको हमें एक नई क्लास इनको देनी चाहिए, और उस क्लास का नेम उन्होंने दिया मॉलिक्यूट्स। ओके, तो मॉलिक्यूट्स का लैटिन में मॉलिस का मीनिंग है सॉफ्ट एंड क्यूटिस का मीनिंग है स्किन, यानी कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सॉफ्ट स्किन लाइक इनका अपीयरेंस उन्होंने देखा, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको एक अलग क्लास मॉलिक्यूल्स में हमको रखना चाहिए, क्योंकि इनमें किसी भी तरह की एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो इस वजह से उन्होंने ये नेम इसको प्रपोज किया। और टेक्सोनॉमिकली हमने इसको देखा है कि इनमें किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं है जो माइकोप्लाज्मा को दूसरे बैक्टीरिया से इसको सेपरेट करती हैं। ओके, बाकी बैक्टीरिया में आपने देखा कि सब में सेल वॉल होती है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इस वजह से इसको एक अलग क्लास इसको दिया गया जिसका नाम रखा गया मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट, अब तक लगभग 190 से भी ज़्यादा स्पीशीज मॉलिक्यूल्स की खोजी जा चुकी हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है ह्यूमंस में, यानी कि ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और प्लांट्स में पाए जाते हैं, और दूसरी कुछ अननोन जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। ओके, चीज़ों पे पाए जाते हैं। तो इसकी जो फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी है, इसके जो 2 जीनस है मेनली माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा, तो ये 2 जीनस जो हैं, ये स्पीशीज जो हैं, ये पाई गई हैं कि ये ह्यूमंस और एनिमल्स में ये मोस्टली ये दिखाई देती हैं, इस जीनस के जो ये पैथोजेंस हैं। ओके, और क्योंकि माइकोप्लाज्मा का जो जीनोम है ये बहुत ही छोटा है इसका साइज, तो इस वजह से इसके पास अपना लिमिटेड मेटाबॉलिक ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जीन्स भी कम है, तो इस वजह से लिमिटेड मेटाबॉलिक ऑप्शंस में ही इसको अपना रेप्लिकेशन भी करना है, इसको अपना सर्वाइवल भी करना होता है। ओके, तो ये इसकी हिस्ट्री है। चलिए अब इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में भी जान ले। तो आपको ये बात तो पता ही चल गई है कि पैरासिटिक है, यानी कि एज ए पैरासाइट ये दूसरे एनिमल्स में, प्लांट्स में, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा इनमें रहता है। साथ ही कमेंसलिस या कमेंसलिज्म भी शो करता है, यानी कि जिस भी होस्ट में ये रहेगा
उसको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको बस उससे अपना ही फ़ायदा उठाना है, यानी कि अपनी ही लाइफ इसको देखनी होती है। तो इस तरह का इसका रिलेशन रहता है होस्ट के साथ में। और इसके अलावा ये सैप्रोफाइट होते हैं। अगर इसका फीडिंग का अगर वो देखें तो ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है उससे भी ये अपना फूड ले सकते हैं, अपनी लाइफ उससे भी चला सकते हैं। ओके, और अभी 200 से ज़्यादा माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़ जो है अभी तक ये ढूंढी जा चुकी हैं, और ये पाई गई हैं सीवेज में, मतलब वहाँ पाए जाते हैं, सीवेज में मिल सकते हैं, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए गए हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में भी ये देखने को मिलते हैं, और प्लांट्स में तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में, इवन ह्यूमन में भी आपने इसको देखा है। ओके, और ये भी पाया गया है कि ये फ्लोएम टिश्यू जो है प्लांट्स का, वहाँ उसमें भी ये डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और माइकोप्लाज्मा का एक निक नेम भी है। जब इसको लैब में इसको कल्चर किया जाता है तो जो सेल कल्चर्स हैं उसमें इसको नाम दिया गया है क्रैब ग्रास। आइए अब बात करते हैं ह्यूमंस के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पाए जाने वाले माइकोप्लाज्मा की, जो ह्यूमंस में अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सेरोलॉजिकली यानी कि सीरम का टेस्ट करने के बाद, और दूसरा इनके जो डिफरेंट वेज में ये ग्रो करते हैं, ये सब देखने के बाद, यानी कि बायोलॉजिकली जो माइकोप्लाज्मा है इनको एटलीस्ट 11 डिफरेंट, इनको कह सकते हो कि डिस्टिंक्ट, इतने ये अलग अलग तरह के माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं। ओके, नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है जो माइकोप्लाज्मा सीरम में पाए जाते हैं, प्लस जिनका अलग ही तरह से जो जिनका अपना लाइफ जो अपना जीते हैं, ओके, जो कि बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट माइकोप्लाज्मा है, या अलग तरह की जो लाइफ जो जीते हैं, उनके जो लाइफ को जीने का जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली 11 तरह के माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ओके, और इनमें से जो माइकोप्लाज्मा ओरेल है प्लस माइकोप्लाज्मा साल्विवेरियम, सेलिवेरियम कहना चाहिए बल्कि, ये मोस्टली किसी भी हेल्दी एडल्ट में ये पाए जाते हैं। ओके, कहने का मतलब है जो एडल्ट हेल्दी हैं उनमें भी माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं, और ये जो स्पीशीज है वो है ओरेल, और दूसरा है सेलिवेरियम, माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो है, इसका लार्ज प्रोपोर्शन में ये सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ डिजीज लाइक जो प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया कहते हैं इसको, या दूसरा इसका नेम है, या इन शॉर्ट इसका नेम है पीएपी। तो ये हमारे पीएपी जो है माउथ में, फेरिंग्स में, या जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में, प्लस टॉन्सिलाइटिस में, ये हमारे ह्यूमंस के अंदर ये पाए जाते हैं, और ये इस तरह की बीमारियां यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। और ह्यूमंस में अगर इनका प्राइमरी, या एनिमल्स में इनका प्राइमरी हैबिटेट देखें माइकोप्लाज्मा का, तो मोस्टली ये जो म्यूकस वाली जो सरफेसेस है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या रेस्पिरेटरी, या इसके अलावा यूरिनो या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे, प्लस आइज़ में, प्लस एलिमेंट्री कैनाल में, और इसके अलावा मेमरी ग्लैंड में, और हमारे जॉइंट्स में ये पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि ये जगह ऐसी हैं जहाँ पे म्यूकस सरफेसेस होते हैं, तो ऐसी जगहों को ये जो माइकोप्लाज्मा है अपने रहने के लिए चुनते हैं, ह्यूमंस के अंदर या किसी एनिमल के अंदर। चलिए इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में क्या है इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में कुछ कमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखा है, दे आर यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट नॉन मोटाइल एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये बात हम लोग अभी तक जान ही चुके हैं कि ये यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल एनिमल है, और इसके अलावा बहुत छोटे, नॉन मोटाइल यानी कि इनमें किसी भी तरह की टेल नहीं है, अपनी मूवमेंट के लिए ये मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पे बने रहने वाले टाइप के ये एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया हैं, और इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, क्योंकि इनमें किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आपको इनमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, क्योंकि इनमें इनकी सेल वॉल एब्सेंट है, तो इस वजह से इसमें ग्राम स्टेनिंग जो है ये बहुत ही पुअरली इसमें हो पाती है, तो ये एक तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसके अलावा जो इनमें सिर्फ, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, तो सिर्फ इनके पास में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि
इनकैपेबल है, यानी कि जिसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो पेप्टिडोग्लाइकन को या इसके प्रिकर्सर को वो सिंथेसाइज कर सके। ओके, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस वजह से। और इसके अलावा अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखें तो माइकोप्लाज्मा अगर बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में इसका अगर स्ट्रक्चर वाइज इसको देखते हैं तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है बैक्टीरियल वर्ल्ड में। ओके, इसके अलावा जो इसकी सेल्स हैं वो इनके शेप्स वेरी कर सकते हैं, ये स्फेरिकल हो सकते हैं यानी कि गोलाकार हो सकते हैं, स्फेरिकल या स्फेयर लाइक जैसे ग्लोब की तरह के। ओके, या पियर की तरह के, जैसे ऊपर ग्रीन कलर में एक फिगर आपको दिखाया गया है, या नीचे भी देखो पियर शेप है, या आप इसको फ्लास्क शेप भी कह सकते हैं। और इनका जो लेंथ वाइज अगर हम इसको देखें तो ये जो इनका शेप है वो लगभग 0.3 टू 0.8 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई चौड़ाई आप जो भी कहें वो हो सकती है। और इसके अलावा इसमें ये स्लेंडर ब्रांच फिलामेंट के हो सकते हैं, इस तरह के देखे गए हैं। और इन फिलामेंट की जो लंबाई है वो 150 माइक्रोमीटर तक ये मापी गई है। और इसके अलावा ये डिफरेंट शेप्स के हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रॉड लाइक भी हैं। ओके, इसके अलावा रिंग लाइक भी हो सकते हैं। और ये फ्लास्क के शेप में ये देखे गए हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम में। ओके, और ग्लोबॉइड यानी कि ग्लोब शेप या फिर स्फेयर शेप में ये देखे गए हैं। इसके अलावा जो इनमें फिलामेंट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, वो ब्रांच्ड हो सकती हैं, वो अनब्रांच्ड हो सकती हैं। ओके, यानी कि उसमें शाखाएं हो सकती हैं या उनमें शाखाएं नहीं हो सकती हैं। और अगर हम इसका रेस्पिरेशन देखें तो ये या इनके जिस जगह पे ये रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट या एब्सेंट के फॉर्म में देखें तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं और कॉलोनियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। ओके, तो फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं यानी कि इनके लिए अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में तो भी ये जी लेंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट है तब भी ये जी लेंगे। ओके, तो इस वजह से इन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक एनिमल्स या बैक्टीरिया। इसके अलावा देखो लिखा है नेक्स्ट, बिकॉज दे लैक अ सेल वॉल दे आर अनअफेक्टेड बाय सम एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन। ओके, क्योंकि इनके पास में किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं है तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स का इनमें किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर पेनिसिलिन आपने ली है तो इस पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। ओके, या फिर आपने सिफेलोपोरेंस लिया है तो भी ये एंटीबायोटिक ये भी इनमें किसी भी तरह का असर नहीं करेगी, या किसी भी तरह की जो दूसरे एंटीबायोटिक हैं वो इस पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये सेल वॉल को ही ये टारगेट करती हैं बेसिकली। इसके अलावा देखिए माइकोप्लाज्मा स्पीशीज आर पैरासाइट्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा स्पीशीज हैं वो पैरासाइट हैं कहाँ पे, हमारी जॉइंट्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, जैसे लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी जो मैंने अभी तक आपको बताई दिया है कि कहाँ कहाँ पे ये रहती हैं, तो वही जगह जो है वहाँ की ये पैरासाइट्स हो गए। तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जेनाइटल ट्रैक्ट है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये रूमिनेंट्स की यानी कि जो गाय भैंस वगैरह जो कैटल है उनमें, या जो कार्निवोर्स हैं उनमें, या रोडेंट्स जैसे ये चूहे हो गए या स्क्वायरल वगैरह। ठीक है, तो उन रोडेंट्स में और ह्यूमंस में, इनमें जो है ये माइकोप्लाज्मा जीनस जहाँ पे इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे वहाँ पे इन एनिमल्स के अंदर ये पाए जाएंगे। ओके, इसके अलावा दे आर प्लियोमॉर्फिक सॉरी, तो प्लियोमॉर्फिक यानी कि वो ये डिफरेंट शेप्स के ये मिल सकते हैं, क्योंकि ये अपना साइज या अपना ये शेप को ये शेप को ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन की वजह से इनमें जो इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, यानी कि वो चेंज हो सकती है इस वजह से। ओके, तो कल्चर मीडिया में बेसिकली इसके कई फॉर्म्स देखे गए हैं। इसके अलावा इनकी ग्रोथ के लिए मोस्टली इनको स्टीरॉल की या फिर फैटी एसिड्स की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपने कल्चर मीडिया में आपने स्टीरॉल्स या फैटी एसिड्स का यूज़ किया है तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ओके, इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं मोस्टली, और इनके कुछ फॉर्म्स जो हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। अब ये ग्लाइडिंग मूवमेंट हम आगे भी देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट किस तरह से शो करते हैं। देन सेंसिटिव टू लाइसिस बाय शॉक, डिटर्जेंट्स एंड अल्कोहल,
ठीक है। अब देखो सिर्फ इनके पास में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या ये जो एनिमल है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है तो इस वजह से ये सेंसिटिव हैं शॉक के। अगर आप इनको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं तब भी ये ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने हाथ डिटर्जेंट से या साबुन हाबुन से धोते हैं तब भी इनकी डेथ पॉसिबल है। और इसके अलावा आप अल्कोहल यूज़ करते हैं अपने हाथ या फिर इनको क्लीन करने के लिए, तो तब भी इसका इफ़ेक्ट इन पे होगा। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी आप खाने पीने के पहले अपने हाथों को या अपनी बॉडी को डिटर्जेंट से या सोप से आप क्लियर कर ले, साफ़ कर ले, और या अल्कोहल का यूज़ करें सैनिटाइजेशन के लिए। ओके, तो इसका इफ़ेक्ट इनमें बहुत जल्दी होता है और ये वहाँ से साफ़ हो जाएंगी उस जगह से, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इसका फ्राइड एग अपीयरेंस। ओके, तो ये क्या है, देखिए इसमें जैसे आपने एग, भुना हुआ एग जिस तरह का दिखाई देता है वैसा ही इसकी कॉलोनीज दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल फ्राइड एग की तरह का अपीयरेंस या लुक देती हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं फ्राइड एग अपीयरेंस। ओके, जिसमें कि इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट होगा इस फ्राइड एग अपीयरेंस का, वो कॉलोनी का, तो वो जो सेंटर वाला पार्ट है वो इसका ग्रोथ जोन कहा जा सकता है, यानी कि वहाँ से इसकी नई नई कॉलोनीज वहाँ पे ग्रो करती रहती हैं, और जो कि ये अपने बाइनरी फिशन के थ्रू ये ग्रो करता है। और जो पेरिफेरल वाला है वो इसका ओल्डेस्ट, जो कि सबसे पहले ग्रो हुई जो इसकी कॉलोनी है वो होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम इसके सेल की बात करें, इस बैक्टीरियल सेल की, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। और जेनेटिक मटेरियल इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स डीएनए होता है, जो कि इसमें ऐसे ही फैला रहता है क्योंकि बीच में इसमें कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं है, तो ऐसे ही वो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें फैला हुआ रहता है। और राइबोसोम इसमें 70S पाया जाता है। और रेप्लिकेशन के लिए इसमें रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है, जिसमें कि एक साइड से ये जो रेप्लिकेशन है वो प्रोसेस करता है और दूसरी ओर से ये जेनेटिक मटेरियल के उसके सेपरेशन के लिए काम करता है, ये रेप्लिकेटिंग डिस्क। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया ही कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उस ये बैक्टीरियल वर्ल्ड में सबसे छोटे बैक्टीरिया के उससे नाम से ये जाने जाते हैं। और जो इनका जीनोम है, ऑब्वियस है कि जीनोम साइज भी सबसे छोटा इनमें जीनोम साइज देखा गया है, और इनमें 0.7 से लेके 1.7 मेगा बेसिस इतने ही इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस वजह से, क्योंकि इतने कम इसमें मेगा बेसिस हैं या बेसिस हैं इसमें, तो इस वजह से इसका जो जीनोम का साइज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट जीनोम कहा गया है। और अगर हम ह्यूमंस में पाए जाने वाले पैथोजेंस जो माइकोप्लाज्मा है उनके जीनोम की बात करें, तो कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, दूसरा माइकोप्लाज्मा निमोनी, और तीसरा है यूरिया प्लाज्मा यूरिया लिटिकम। तो इनमें ये देखा गया है कि इनमें 1000 से भी कम इनमें जीन्स इसमें देखने को मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि इनका जीनोम साइज बहुत ही छोटा है। ओके, इसके अलावा जब आप इसको एंटी माइक्रोबियल फिल्टर से अगर आप इसको फिल्टर करते हैं तो ये उसके थ्रू ये आसानी से पास हो सकते हैं। और इनका न्यूट्रिशन का मोड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। जैसे आपने देखा था कि कुछ जो है सैप्रोफाइट इस फॉर्म में या सैप्रोफिटिक फॉर्म में ये रह सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ माइकोप्लाज्मा आपने देखा था कि वो पैरासाइट्स हैं के फॉर्म में वो रहते हैं, जैसे प्लांट्स में हैं, एनिमल्स में हैं। ओके, तो इस तरह से इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, जिस भी होस्ट में ये रह रहे हैं या जिस भी कंडीशन में ये रह रहे हैं, तो इस वजह से। और उसके अलावा इनका जो पैरासिटिक नेचर है वो इस वजह से भी हो सकता है कि, या इस वजह से भी है क्योंकि जो प्लाज्मल बैक्टीरिया है, इनमें जितने भी जो ग्रोथ फैक्टर्स जो कि इनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन ग्रोथ फैक्टर्स को ये आसानी से ये सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जीनोम साइज इतना छोटा है, उसमें जीन्स इतने कम हैं और वो जीन्स इन सब के लिए कोडेड नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये पैरासिटिक नेचर इसका है माइकोप्लाज्मा का, क्योंकि इसकी अपनी नीड है, क्योंकि अपनी लाइफ को जीने के लिए इसको एज ए पैरासाइट इसको रहना पड़ता है दूसरे होस्ट में। और रिप्रोडक्शन वाइज अगर हम इनकी बात करें तो आपको पता ही है कि बाइनरी फिशन के थ्रू या बडिंग के थ्रू ये अपना डिवीज़न करते हैं। और जबकि जो इनका साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न है
वो जीनोम डिवीज़न के पीछे रह जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि जो फिलामेंट्स इसमें बनते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं और उनके डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं। ओके, इस सेगमेंट में आपको माइकोप्लाज्मा की कुछ और कॉलोनी के इसमें स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे ए में देखिए ये सिंगल कॉलोनी है इसकी, और बी में इसके जो कॉलोनी के डिफरेंट शेप्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर हम माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें अब पता है कि इसमें किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं है। क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो इस वजह से जो इसका शेप है उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, यानी कि वो शेप चेंजेबल है, वो चेंज हो सकते हैं। और इसका साइज वाइज ये सबसे स्मॉलेस्ट ये सेल्स हैं और इनका साइज 0.3 से लेके 0.9 माइक्रोमीटर तक डायमीटर तक इनका साइज मापा गया है। और ये जो सेल्स हैं ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा रहता है, और जो ये साइटोप्लाज्म है इसमें लाइपोप्रोटीन्स रहती हैं। इस साइटोप्लाज्म को बाहर से एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसको एक घेरे रहती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसको घेरे हुए रहती है। और इसके अंदर इसमें एक जो साइटोप्लाज्म है उसके बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है जहाँ पे कि इसका डीएनए होता है, और इसकी साइटोप्लाज्म में इसमें जगह जगह पे इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, और इसके अलावा इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए और आरएनए का बना हुआ है ये, और डीएनए इसमें डबल स्ट्रैंडेड है। और साथ ही जो डीएनए का जो अमाउंट है ये 50% से भी कम होता है, जो दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जितना पाया जाता है उससे भी ये 50% लेस इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा जो इसका आरएनए है, आरएनए का इसमें 8% इसका आरएनए है, तो इसमें डीएनए 4% है। ओके, तो डीएनए का अमाउंट इसमें बहुत कम है जबकि आरएनए का अमाउंट इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा इसका जो एसेंशियल कंपोनेंट है माइकोप्लाज्मा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है स्टीरॉल, यानी कि उसमें स्टीरॉल की मात्रा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफ़ी इसमें पाई जाती है। तो इसी वजह से जो स्टीरॉल इसमें प्रेजेंट है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इसको एक स्टेबिलिटी देता है टू फैसिलिटेट ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट, यानी कि ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी इसको देता है। ओके, जो क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है इस वजह से। इसके अलावा इसमें राइबोसोम जो है 70S टाइप इसमें मिलता है, और इसमें जो जीसी कंटेंट यानी कि ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो कॉम्बिनेशन इसमें है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें कम है, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट जो है डीएनए में लगभग 23 से 46% ही इसमें इसका जो है परसेंटेज इसका पाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि बाकी बचा ए एंड टी, यानी कि एडेनिन एंड थाइमिन का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो मोर देन 50% वो इसमें मिलता है, एडेनिन एंड थाइमिन। अब क्योंकि इसका जीनोम साइज बहुत ही छोटा है तो इसलिए इसके पास लिमिटेड बायोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये एज ए पैरासाइट या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ ये चुनता है, या इस वजह से इसको वो लाइफ जीनी पड़ती है। और अगर हम इसके ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो ये पुअरली ग्राम स्टेन लेता है, तो इस वजह से ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो इसके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये सेल की सरफेस पे ये एक्सपोज्ड रहते हैं, जो कि इसके मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं माइकोप्लाज्मास के। ओके, और जीनोम साइज की जहाँ तक हम बात करें तो इसमें इसके दो जीनस मैंने आपको बता ही दिया कि माइकोप्लाज्मा और दूसरा है यूरिया प्लाज्मा। इनके जीनोम सबसे छोटे जीनोम प्रोकैरियोट्स में अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पर आपको माइकोप्लाज्मा का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। तो आप फिर से इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बाहर से इसकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है 3 लेयर्ड, और उसके बाद अंदर इसमें साइटोप्लाज्म प्लस डीएनए और राइबोसोम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। माइकोप्लाज्मा की अगर हम जीनस की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के जो डिफरेंट जीनस हैं उनको इसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे 3 अलग अलग जेनरा में उनको डिवाइड किया गया है। और वो जेनरा हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, दूसरा है एक्रोलेप्लाज्मा,
तीसरा है थर्मोप्लाज्मा। ओके, और माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा को जो न्यूट्रिशन इसको रिक्वायरमेंट इसकी रहती है वो है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इसको मिलेगा उस मीडियम में ये ग्रो कर जाता है। ओके, तो इस वजह से ये एज ए पैरासाइट ये एनिमल्स में या ह्यूमंस में ये उनके म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हुए उनके डिफरेंट बॉडी के जॉइंट्स में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर है माइकोप्लाज्मेटेल्स, इसमें 160 से भी अलग अलग जो है इसके डिस्टिंक्ट जीनस माइकोप्लाज्मा स्पीशीज के देखे गए हैं, और साथ ही इसमें 8 यूरिया प्लाज्मा स्पीशीज भी देखी गई हैं। अगली जो जीनस है वो है एकोलेप्लाज्मा। तो ये जो जीनस है इनको अपने ग्रोथ के लिए इनको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती है, और ये अधिकतर आपको सीवेज वाटर में या सॉइल में एज ए सैप्रोफाइट ये आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वर्टिब्रेट्स या प्लांट्स में भी पैरासाइट्स के फॉर्म में ये वहाँ पे रहते हैं। और लास्ट जो जीनस है वो है थर्मोप्लाज्मा, और थर्मोप्लाज्मा को भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ के लिए, और इसके अलावा ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनको अपनी ग्रोथ के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा अपनी गुड ग्रोथ के लिए इनका जो एसिडिक पीएच उस मीडियम का होना चाहिए वो है 0.96 से लेके 3.0 तक होना चाहिए, यानी कि मीडियम एसिडिक होना चाहिए, और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या सेंटीग्रेड होना चाहिए। रिप्रोडक्शन के लिए माइकोप्लाज्मा हमेशा एसेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनके जो सेल्स हैं वो बाइनरी फिशन और बडिंग भी कह सकते हैं इसको, इसके थ्रू, या फिर ये पहले मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट के फॉर्म में ये लंबी सी ये इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद इन फिलामेंट्स में बीच बीच में ब्रेकअप होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये कोकॉइड बॉडीज के फॉर्म में ये अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इनका जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने के लिए एंटीसेरा यूज किया जाता है, जो कि इनको लाइसिस के थ्रू इन ऑर्गेनिज्म को ये खत्म कर सकते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी को बहुत सारे सेरोलॉजिक टेस्ट में ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए या इन माइकोप्लाज्मा की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है कि क्या ये सेरोटाइप हैं कि नहीं है। सो स्टूडेंट, जो इसका रिप्रोडक्शन है ये आपको नीचे फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। एक में देखिए बी में लिखा हुआ बाइनरी फिशन और ए में लिखा हुआ फिलामेंटस प्रोसेस, और देखिए एक रेड लाइन से बीच में आपको एक सेल दिखाई गई है। ये सेल अगर आप फिलामेंटस प्रोसेस के थ्रू जब ये डिवाइड हो रहा है अगर उसे देखते हैं तो आप देखिए पहले ये मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट में यानी कि लंबी सी उसमें कन्वर्ट हो जा रही है। इसमें इसका जीनोम पहले डिवाइड होता रहेगा, और उसके बाद देखिए ये फिलामेंटस फॉर्म में, उसके बाद फिर इनमें ब्रेक्स होने लगे हैं और ये छोटी छोटी कोकी फॉर्म में ये सेल्स कन्वर्ट होने लगी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होगा। और दूसरा होता है इसमें बाइनरी फिशन के थ्रू, जिसमें देखिए यही सेल जो है आगे बडिंग के थ्रू ये 2 बनी, 2 से 4, इस तरह से ये अलग अलग सेल्स में ये कन्वर्ट होती रहती हैं। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। आइए अब इसका जो होस्ट सेल है उसके साथ में किस तरह से अटैच होता है और उसमें कैसे इन्वेट करता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट कुछ अटैचमेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं होस्ट सेल की सरफेस से जुड़ने के लिए, और जो ये अटैचमेंट ऑर्गेनेल्स हैं इन माइकोप्लाज्मा में, इनका शेप अगर आप देखेंगे ना तो ये टेपरिंग टाइप इनकी टिप होती है, जैसे कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनी में और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम में इस तरह का देखने को मिलता है। तो माइकोप्लाज्मा निमोनी में अगर आप इस पैथोजन में देखेंगे तो ये हमारे जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वहाँ पे ये जुड़ा हुआ, वहाँ पे ये चिपका हुआ दिखाई देता है, वहाँ की जो एपिथेलियल जो वॉल है उसके साथ में। तो ये जो 2 स्पीशीज हैं माइकोप्लाज्मा निमोनी और दूसरा माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, ये दोनों ही माइकोप्लाज्मास जो हैं ये ग्लाइडिंग मोटिलिटी यानी कि इस तरह का ये मूवमेंट ये शो करते हैं किसी भी लिक्विड कवर्ड सरफेसेस में। और जो इनका जो टेपरिंग टिप है ये इनको किसी भी सेल सरफेस पे जुड़ने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट ऑर्गन की तरह ये इनके लिए काम करता है। तो ये समझ लीजिए कि ये इनका एक इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट सरफेस है इनकी बॉडी का, जो किसी भी होस्ट सेल के साथ में ये एडहेयर हो जाता है या उसके साथ में जुड़ जाता है। इसके अलावा जो इसकी सरफेस प्रोटीन है P1,
ओके, और ये P1 में इसके जो प्रोटीन है 169 किलो डाल्टन ये प्रोटीन है। इसके अलावा P30 यानी कि 30 किलो डाल्टन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन इसको किसी भी होस्ट सेल की सरफेस के साथ में जुड़ने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। और इसके अलावा P30 के लिए तो यहाँ तक भी देखा गया है, क्योंकि अभी रिसेंट ये स्टडीज़ हैं कि P30 जो है इनके सेल डेवलपमेंट में भी एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी एब्सेंस इसमें हो जाए तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रिसेंट फाइंडिंग्स में ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि जो माइकोप्लाज्मा निमोनी है, जो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके ये अटैक करता है, तो वहाँ पे जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को रेस्पिरेशन के दौरान अपनी एक्सपायरेटरी फेज में वो कोलैप्स ना हो, उसके लिए वहाँ पे सर्फेक्टेंट प्रोटीन डी पाया जाता है। ओके, यानी कि SP-D पाया जाता है। तो ये फाइंडिंग से ये पता चला, जब ये माइकोप्लाज्मा पहली बार जब ये इस तरह की सेल्स के साथ में ये इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके पास में ह्यूमन के SP-D के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए अपने मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और इसके अलावा इनके पास में एक से ज़्यादा इनके पास में एडहेसिन हैं जो कि इनके सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। ओके, तो ये बात रिसेंट फाइंडिंग से ये भी प्रूव हुई इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनी। इस सेगमेंट में आपको माइकोप्लाज्मा निमोनी किस तरह से ये होस्ट सेल सरफेस पे जाके ये जुड़ता है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, आपको माइकोप्लाज्मा निमोनी का आपको टेपरिंग टिप आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्लाइडिंग मोमेंट ये शो करता है। और उसके अलावा देखिए, जो इसका P1 एंड P30 है, इसके सरफेस में जो एडहेरिंग सब्सटेंस हैं, ये जाके जो होस्ट सेल है उसके सरफेस रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ते हैं। उसके जुड़ते ही इसके जो होस्ट सेल है उसकी अंदर की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट, जो माइकोप्लाज्मा की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये किसी होस्ट के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में ये एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले करती हैं। और बहुत सारे ऐसे आइडेंटिफाइड डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के ये टॉक्सिन्स को या टॉक्सिन्स जिसको आप पॉइजनस थिंग कह सकते हैं, वो सिक्रीट करती हैं। और इनके जो इसके अलावा सरफेस पॉलीसेक्राइड्स ये सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो कि होस्ट के मेटाबॉलिज्म को ये वहाँ पे ये इंटरफेयर करते हैं, यानी कि होस्ट के मेटाबॉलिज्म में ये इंटरफेयर करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे इंटरफेयर करके ये अपने अकॉर्डिंगली ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस सेगमेंट में आपको एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनी का दिखाया गया है कि किस तरह से ये होस्ट की जो ट्रैकियल एपिथेलियम है उसके साथ में यानी कि जो उसकी सीलियर ट्रैकियल एपिथेलियम है उसके साथ में किस तरह से उसके सरफेस पे ये जाके जुड़ता है। तो उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से एक थिन सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये बैक्टीरिया है, इसके जो सरफेस पे जो एडहेसिन है P1 एडहेसिन, ये जाकर के जो सिलियरी ट्रैकियल एपिथेलियम है उसके साथ में ये जुड़ता है, और जिसकी वजह से जो होस्ट सेल है वो इसको अंदर जाने के लिए इसकी पाथ ओपन कर देती है। इसके साथ ही इस दौरान जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्साइड या O2 नेगेटिव आयन ये इसके अंदर से ये जब इसके साथ में जुड़ता है होस्ट सेल के सरफेस के साथ में, तो ये उसके अंदर एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो माइकोप्लाज्मा है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ पे अपने ऑक्सीडेटिव डैमेज करना ये शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ माइकोप्लाज्मा की स्टडी की गई है वो है माइकोप्लाज्मा निमोनी, और इसके अलावा यूरिया प्लाज्मा,
यूरिया लिटिकम, इनको स्टडी किया गया क्योंकि ये ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अब जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनी की ही बात ले लें तो जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, इसकी एंट्री जो है इस बैक्टीरिया की नोज़ के थ्रू होगी और नोज़ के थ्रू ये फिर डिजीज़ क्रिएट करने शुरू करेगा। जब हमारे फेरिंग्स में पहुँच जाता है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये फेरिंजाइटिस ये क्रिएट करेगा। इसके अलावा ये ब्रोंकस में पहुँचने के बाद यहाँ पे ये ब्रोंको निमोनिया ये क्रिएट करता है और इसके अलावा ओव्यूल में पहुँचने के बाद या एल्वियोलाई पे पहुंचने के बाद ये लोअर निमोनिया क्रिएट करता है। ओके, और इसकी जो एग्जिट का जो पाथवे है वो भी नोज ही है, तो इसी रास्ते से, जिस रास्ते से अंदर आता है उसी के थ्रू ये बाहर भी निकलता है। ओके, और इसी तरह से जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी जो यूरिया प्लाज्मा यूरिया लिटिकम है इसका इन्फेक्शन होता है, तो इसकी एंट्री जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वहाँ पे होगी और वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करता है और उस डिजीज़ का नाम है यूरेथ्राइटिस। ओके, और यहीं से ये जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है यहीं से इसका एग्जिट भी यहीं से होता है। तो ये दो स्पीशीज़ का यहाँ पे इन्फेक्शन किस तरह से किन बॉडी पार्ट्स पे होगा ह्यूमंस के, वो दिखाया गया है। इस सेगमेंट में आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू माइकोप्लाज्मा का फ्यूज़न यूकैरियोटिक सेल के साथ में दिखाया गया है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल की सरफेस से फ्यूज़ होता है, किस तरह से उसके अंदर एंटर करता है। ओके, तो क्योंकि इसके पास अपनी किसी भी तरह की रिजिड सेल वॉल नहीं है, तो रिजिड सेल वॉल ना होने का फ़ायदा इसको अलाउ करता है कि ये डायरेक्टली जो होस्ट सेल की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन के साथ में माइकोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन जो है आसानी से कांटेक्ट कर सकती है, इंटीमेट हो सकती है, जिसकी वजह से ये आसानी से उसके अंदर इन्वेट कर सकता है। और इस तरह का जो ये फ्यूज़न है माइकोप्लाज्मा का यूकैरियोटिक होस्ट सेल के साथ में, ये पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ से ही देखा गया और वहीं से ये बात रिवील हुई। तो आप देखिए इस फिगर में आपको ऊपर जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है ये माइकोप्लाज्मा है और ब्लू कलर से आपको होस्ट सेल दिखाया गया है। तो उसके साथ में देखिए माइकोप्लाज्मा किस तरह से, सेकंड जो फिगर है उसमें देखेंगे इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या माइकोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन है ये किस तरह से होस्ट सेल की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके साथ में इंटैक्ट हो गई है और इसके साथ ही ये उससे जुड़ गया है। इसकी वजह से इसके अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ओके, आप देखिए जो लास्ट फिगर है उसमें आप देख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से ये किसी भी होस्ट सेल के साथ में ये फ्यूज़न करता है अपना। आइए अब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में भी जान लें माइकोप्लाज्मा के। तो माइकोप्लाज्मा के पास में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही कम नंबर जो है इसके अपने सेल प्रोटीन का होता है। इसके साथ ही इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ का भी अभाव रहता है, बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है और साथ ही ये इस वजह से अपनी मेटाबॉलिक पाथवेज को भी कंप्लीट नहीं कर सकता है क्योंकि इसका जीनोम जो है बहुत छोटा है, यानी कि इन चीज़ों को पूरा करने के लिए इसके पास में अपने जीन्स, इस तरह के जीन्स नहीं है जो इसकी मेटाबॉलिक पाथवेज या एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए कोडेड हों या उसमें प्रेजेंट हो। तो इस वजह से तो अपनी इस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ पे ये डिपेंड रहते हैं। ओके, अब देखिए जो इसमें फर्मेंटेटिव माइकोप्लाज्मा होते हैं ये इनमें जो है EMPP यानी कि एम्डन मेयरहॉफ पार्नस ग्लाइकोलिटिक पाथवेज ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। इस पाथवेज के थ्रू ये ग्लूकोज और दूसरे जो मेटाबोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका ब्रेकडाउन करके इनसे ये अपना एनर्जी लेती हैं, यानी कि ये इनके मेन एनर्जी सोर्सेज हैं जिसको ये इन पाथवेज का यूज़ करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा इनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है जिसकी वजह से ATP जनरेशन मैकेनिज्म इस तरह से इनमें नहीं होता है। लेकिन जो नॉन फर्मेंटेटिव माइकोप्लाज्माज हैं ये आर्जिनिन का ब्रेकडाउन जो है आर्जिनिन डाइहाइड्रोलेस पाथवेज के थ्रू करके ये अपने लिए ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका एक मेन सोर्स या कह सकते हो मेजर सोर्स है ATP प्रोडक्शन करने के लिए या करने का।
आइए अब सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन विद इन होस्ट सेल की बात करें इन माइकोप्लाज्मा की, यानी कि जब किसी होस्ट सेल के अंदर ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे ये कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं या इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इस बारे में जानें। तो स्टूडेंट क्या है कि जैसे कई बार आपने देखा है कि जो बैक्टीरिया जब भी किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, सपोज वो फैगोसोम के जरिए वो एंटर कर रहा है, तो फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन के जरिए कई बार वो इंट्रासेलुलरली उसको अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाता है इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर। ओके, और अगर वो इनसे बाहर निकल आते हैं तो वो या तो जो एंडोसोम है वहीं पे जाके वो अपना मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद अपना नंबर बढ़ाने के बाद वो एक्सोसाइटोसिस या फिर लाइसिस के थ्रू उस पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म से ये बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उसके मेम्ब्रेन को ये लाइसिस के थ्रू ब्रेक करके या एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये उस सेल से बाहर निकल के जो दूसरी जो नेबरिंग सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जाके अपना इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन ये पाया गया माइकोप्लाज्मा पेनिट्रेंट्स के केस में ये देखा गया कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें ये कैपेबिलिटी है या फिर ये एबल हैं, इनमें ये गुण है कि ये किसी भी इंट्रासेलुलर वेसिकल के अंदर ये डिवाइड हो सकते हैं। ओके, होस्ट सेल की अगर ये इंट्रासेलुलर वेसिकल के अंदर हैं वहाँ पे भी ये अपना डिवीज़न कर सकते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आइए अब थोड़ा ये भी जानें कि वो कौन कौन से पॉसिबल मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू ये माइकोप्लाज्मा होस्ट सेल को डैमेज करते हैं। तो इसमें जो पहला जो पॉसिबल मैकेनिज्म है वो है कंपटीशन फॉर प्रिकर्सर। ओके, तो जब जीनोमिक एनालिसिस हुई ये माइकोप्लाज्मा की तो उससे ये बात सामने आई कि इनके पास में अपनी लिमिटेड बायोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में। ओके, तो इस वजह से ये अपनी जो बायोकेमिकल प्रिकर्सर की जो रिक्वायरमेंट है अपने बायोसिंथेसिस जो कि इन्हें अपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स का करना होता है उसके लिए, तो इनमें इस बात के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। ओके, तो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स के लिए कंपटीशन की वजह से ये जो होस्ट सेल है उसके फंक्शनिंग को ये चैलेंज करते हैं या उसको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा जो इनका होस्ट सेल को डैमेज करने का या डिस्टर्ब करने का कारण है वो है डैमेज इंड्यूस बाय एडेरेंस, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा के जो अटैचमेंट जो इसके या एडेरेंस हैं जो इसके सरफेस पे होते हैं, जो इसको होस्ट सेल के साथ में उसको इस साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उस दौरान भी ये जो होस्ट सेल है उसके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या फिर उसके जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको ये अल्टर कर सकते हैं, तो इस वजह से भी ये जो होस्ट सेल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और तीसरा कारण है डैमेज इंड्यूस्ड बाय फ्यूजन, यानी कि जब ये किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल के साथ में ये फ्यूज़ करता है तो उस टाइम पे ये उस प्रोसेस के दौरान यानी कि फ्यूजन की प्रोसेस के दौरान जो माइकोप्लाज्मा है अपने कंपोनेंट होस्ट सेल के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से जो होस्ट सेल है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे उस दौरान अगर इसने माइकोप्लाज्मल न्यूक्लियेजेस अगर इसने उसके अंदर डाले हैं तो इसकी वजह से जो होस्ट सेल का डीएनए है वो डिग्रेड होने लगता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू ये उस पर्टिकुलर होस्ट सेल को ये डिस्टर्ब करता है, उसको डैमेज करता है या फिर उस पर्टिकुलर होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को डिस्टर्ब करता है। आइए अब कुछ माइकोप्लाज्मा की उन स्पीशीज़ के बारे में भी जानें, या वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करती हैं या उनमें इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, उसके बारे में भी जानें। तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ आप लोगों को दी गई हैं, तो ये वो स्पीशीज़ हैं जिनका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले में लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा एम्फोरिफॉर्मे। ओके, सेकंड है माइकोप्लाज्मा बुकेले, इसी तरह से एम जेनिटेलियम, देन एम होमिनिस, एम ओरेले, देन एम निमोनी, देन एम प्राइमेटम। इसी तरह से कई सारी आपको यहाँ पे स्पीशीज़ दी गई हैं जो ह्यूमंस में डिजीज़ क्रिएट करती हैं या इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं और जिनके प्राइमरी होस्ट जो हैं ह्यूमंस ही हैं। यहाँ पे उन डिजीज़ के नेम दिए गए हैं जो माइकोप्लाज्मा के थ्रू ह्यूमंस में, प्लांट्स में या एनिमल्स में
इन्फेक्शन के थ्रू फैलाई जाती हैं। ओके, तो जैसे प्लांट डिजीज़ की बात करें अगर हम, तो इसमें जो माइकोप्लाज्मा से जो डिजीज़ेस होती हैं प्लांट्स में, जो देखी गई हैं वो है, देखिए जैसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि बैगन में ये एक डिजीज़ है जिसे कह रहे हैं लिटिल लीफ डिजीज़। ओके, इसी तरह से बुंची टॉप ऑफ पपाया, और इसके बाद थर्ड पे देखिए प्लांट डिजीज़ है बिग बड ऑफ टोमेटो। ओके, ये थर्ड डिजीज़ है जो प्लांट्स में ये क्रिएट करते हैं। इसके अलावा विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, और देन फिफ्थ में आप देखेंगे येलो ड्रॉप ऑफ टोबैको, देन स्ट्रिप डिजीज़ ऑफ शुगर केन, और इसका जो सेवन्थ में जो इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो है क्लोवर ड्रॉप। इसके अलावा कॉटन वायरस कैंस। ओके, तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो प्लांट में ये क्रिएट करते हैं। अब अगर ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करने वाले माइकोप्लाज्मा की बात करें तो उसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया सबसे पहले आएगा, यानी कि इसको हम नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि इससे जो बीमारी होती है या जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इन शॉर्ट इसको PAP भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे इसके नाम में टिपिकल जोड़ा गया है, तो वो इस वजह से क्योंकि इसकी जो दूसरी स्पीशीज़ हैं या जो इसके दूसरे रिलेटिव हैं उनसे ये कुछ अलग तरह का है, अलग तरह का ये माइकोप्लाज्मा है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। इसके बाद जो सेकंड स्पीशीज़ है वो है माइकोप्लाज्मा होमिनिस, जो ह्यूमंस में डिजीज़ क्रिएट करती है या कॉज करती है, और ये बीमारी फैलाता है प्लूरोनिमोनिया। इसके अलावा प्रोस्टाटिटिस, ये जो मेल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। और इसके बाद एक और इससे जो है बीमारी है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशंस ऑफ जेनाइटल्स, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स में ये इन्फ्लेमेशंस भी क्रिएट करता है। तो इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन यहाँ पे बीमारियां दी गई हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंट्स, ये जो है इनफर्टिलिटी कॉज करता है मैन में। और इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा एगालेक्शिया, ये जो है एगालेक्शिया ये एक डिजीज़ है, ये क्रिएट करता है गोट में एंड शीप में, ये देखी गई हैं। जैसा कि आपको नीचे पिक्चर दिखाया गया है देखिए एनिमल का, तो उसके आइज़ में ये देखने को आपको मिल सकता है इस तरह का। दूसरी जो स्पीशीज़ है जो एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती है वो है माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, और ये भी प्लूरोनिमोनिया कैटल्स में क्रिएट करता है। और जो नेक्स्ट स्पीशीज़ है वो है माइकोप्लाज्मा बोवीजेंटिटेलियम, ये भी जो है जो एनिमल्स हैं उनके जेनाइटल्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको और भी 2 पिक्चर दिखाई गई हैं। एक में देखिए जो लंग्स का पिक्चर दिखाया गया है, ये है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, जिसमें कि लंग्स इस तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं और लंग्स में लेसेंस हो जाते हैं इसमें। हालांकि ये मिमिक्री करता है कि आपके जो ऊपर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे थ्रोट है या फेरिंग्स है, या इस तरह से ऊपर की ऑर्गन्स में ये शो करता है कि जैसे कि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बेसिकली जो इसका इन्फेक्शन है वो लंग्स में होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह के माइकोप्लाज्मा निमोनिया दिखाई देते हैं। ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों ओर से इसमें स्पिंडल लाइक फॉर्मेशन है। ओके, तो ये इसकी टिप है, ये दोनों ओर से निकली हुई, जहाँ पे कि इसके एडहेरेंस रहते हैं, जिसकी वजह से ये किसी होस्ट सेल के साथ में ये जुड़ता है या उससे अटैच होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया गया है माइकोप्लाज्मा निमोनिया का, जो इसकी सेल्स हैं वो किस तरह की दिखाई देती हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है ये सभी जो है यहाँ पे माइकोप्लाज्मा आपको दिखाई गई है। तो ये तो था आज का लेक्चर माइकोप्लाज्मा पे, जिसमें कि हमने कॉमनली माइकोप्लाज्मा क्या है वो लिया था। अब चलिए इसके आगे, इसके बाद हम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेकर के इसका इन्फेक्शन कैसे होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस किस तरह से होती है, उसके बारे में हम जान ले। तो वो जो स्पीशीज़ मैंने ली है वो है माइकोप्लाज्मा निमोनी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली जो पाया जाने वाला माइकोप्लाज्मा है वो है, और इसकी वजह से जो है काफ़ी डिजीज़ क्रिएट होती हैं ह्यूमंस में आए दिन, और इसका इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, इसका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं।